हेलो एवरीवन, वेलकम टू विलास एकेडमी। आज का जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो हम अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता देते हैं। चैप्टर मोस्टली थ्योरेटिकल है, तो जिन बच्चों को थोड़ा सा डेरिवेशन में प्रॉब्लम जा रहा था, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम जा रहा था, उन लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 और 4 एक स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है। तो ज़्यादा आपको डेरिवेशंस नहीं मिलेंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट से फटाफट पढ़ के हो जाएगा और इजीली रेडी हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते चैप्टर से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब यहां पर बोला है हमको गैसेस, तो मीन्स सारी चीजें जो रिलेट होगी वो गैसेस से रिलेटेड होगी। काइनेटिक थ्योरी, थ्योरी मतलब जब मल्टीपल थ्योरीज आ जाती है, मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब करने के लिए हमको बहुत सारे अजम्पशंस लगते हैं। तो उन अजम्पशंस को हम एक कॉमन नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्योरी। जैसे हमको स्टडी करना है सॉलिड्स को, तो मान लीजिए थ्योरी ऑफ सॉलिड्स हो गई। उसी तरह से गैसेस को स्टडी करना है तो थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते टॉपिक को हम प्रॉपर्टीज से। तो पहले लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। भाई गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, एग्जाम में तो नहीं पूछते बट हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर इन रैंडम मोशन। सपोज करिए एक कंटेनर है हमारे पास और इस कंटेनर में हमको कोई गैस दे दी है, कोई भी गैस आप ले सकते हो। सपोज करिए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। आपको अलग अलग डायरेक्शन मैंने शो कर दी। इसी रैंडम डायरेक्शन को, जो अलग अलग डायरेक्शन आ रहे, इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। तो हमने बोला है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर इन रैंडम मोशन, मतलब वो हमेशा अलग अलग डायरेक्शन में घूमते रहेंगे। ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 1। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन नेचर। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अगर हमारे पास सेम गैसेस है, अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 2 कंटेनर बना लेते, दोनों में हाइड्रोजन के गैस हम फिल करते, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल इन नेचर होते हैं। आइडेंटिकल इन नेचर मीन शेप, साइज, मास, बिहेवियर सब एक जैसा होगा। लेकिन अगर आप गैस को चेंज करते हो देन वहां पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। अगर हाइड्रोजन को कंपेयर करते हो ऑक्सीजन के साथ या किसी और गैस के साथ, तो वहां पे जरूर आपको चेंजेस मिलेंगे। इसलिए हमने लिखा मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस आर आइडेंटिकल इन नेचर। उसके बाद हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मॉलिक्यूल हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, जस्ट सिमिलर टू लाइट भी तो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है। तो हमने कहा मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इज मिनिमम। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर सकते हैं। सॉलिड्स में अगर बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सारे एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, जबकि गैसेस में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से स्पेस ज़्यादा होती है, आसानी से मूव कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन कोलिजन विथ other molecules and with wall of the container छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हमने कहा मॉलिक्यूल्स हमेशा कोलिजन में होगी। कोलिजन मतलब टकराना। किसके साथ टकराते भाई? दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे, या तो फिर वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ में भी चलेगा।
उसके वजह से क्या होता है, तो उसके वजह से तो एनर्जी लॉस होना चाहिए था, बट यहां पर वैसा नहीं होता है। द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यहां पर जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस नहीं होती और मोमेंटम हमेशा कंजर्व करके रखते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो गैसेस को डिफाइन करती है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल हमने 6 पॉइंट्स ले लिए, आपको जितना याद रख सकते हैं आप उतना याद रखिए, 4 पॉइंट्स भी काफी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, हमको पता होना चाहिए आइडियल गैसेस क्या है, रियल गैसेस क्या है। आइडियल गैसेस किसे बोलेंगे, द गैसेस which follows all the assumptions of the kinetic theory of gases at all temperature एंड प्रेशर। जबकि रियल गैसेस क्या होते हैं, द गैसेस विच फॉलोज ऑल द assumptions of the kinetic theory of gases at high temperature and low pressure। यह एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वैसे तो और भी डिफरेंस है बट हमको इतने सारे डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने एक डिफरेंस पढ़ा, हमने कहा ऐसी गैसेस जो सारे असम्पशंस फॉलो करते हैं। इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हम बेसिकली उसकी बात करें, जो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़े ये सारी, इसके पहले ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होती है कहाँ पे भाई, सारे टेम्परेचर पे और सारे प्रेशर पे फॉलो होती है। अगर ऐसा होता है तो उन गैसेस को आप बोल दीजिए आइडियल गैसेस। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज जो अभी हमने इसके पहले पढ़ी ये वाली, ये फॉलो होती है एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ही, तो उन गैसेस को बोलते हैं हम रियल गैसेस। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया, एक होता है आइडियल गैसेस और एक होते हैं रियल गैसेस। फॉलो तो होते हैं बट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। ठीक है, इतना पार्ट भी हमको समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते चैप्टर पे और जहां पे हमारे को डेफिनेशंस पढ़ना है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते कुछ, और डेफिनेशन के साथ में कुछ फॉर्मूलेज भी यहाँ पर हमको मिलेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन फ्री पाथ से। जहां पर भी वर्ड आता है मीन, इसका मतलब होता है एवरेज। तो हम यहां पे लिखेंगे इट इज द एवरेज ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट इज, इसको लैम्बडा बार से इंडिकेट करते हैं। मान लो ये अलग अलग पाथ हैं, जैसे यहां पर पहला बार मॉलिक्यूल गया, यहां पे कोलिजन हुआ, उसके बाद मॉलिक्यूल इधर आया, इधर गया। ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन है मॉलिक्यूल की, और हर एक बार क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल अलग अलग पाथ को ट्रेवल कर रहा है, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5, जो भी होता होगा। तो जितने भी है यहाँ पर हम 3 की जगह हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं n को, तो लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 डॉट 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 लैम्बडा n एंड डिवाइडेड बाय उसी n से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आता है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ में क्या करना है, जितने पाथ मिले वो सारे पाथ यहाँ पर शो कर दीजिए और डिवाइड बाय n करिए। अगर यहाँ 10 है तो डिवाइड बाय 10, यहाँ 5 है तो डिवाइड बाय 5। इसके अलावा एक और फॉर्मूला बनता है जो कि बड़े काम का है, √2 पाई
डी स्क्वायर एन बाय वी। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, वेयर डी इज द डायमीटर, वी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं, ठीक है। तो आपको इसको याद से लर्न करके जाना है कि अलॉन्ग विद द अबव फॉर्मूला द फॉलोइंग फॉर्मूला इज आल्सो पॉसिबल। तो ये होता है मीन फ्री पाथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी, अगेन मीन आ गया मतलब एवरेज आ गया। आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप करते हैं तो कितना मिलेगा, v1 v2 डॉट 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 vn। मान लीजिए मॉलिक्यूल्स के पास बहुत सारी अलग अलग वेलोसिटीज है, v1 v2 डॉट 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 vn, तो डिवाइड बाय n कर दीजिए सबका एडिशन करके, तो मीन वेलोसिटी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या करना है, v बार का स्क्वायर कर दीजिए, जो बार हमने अपने तरफ से लगाए मीन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कितना आएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसका स्क्वायर नहीं करना है आपको, 1 मार्क्स के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो 2 या 3 वेलोसिटीज दी रहेगी, सबका स्क्वायर करके ऐड करिए, डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर देना, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसी के बाद एक और आती है, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बड़े काम किए, उसी को बोलते हैं वीआरएमएस। तो रूट मीन स्क्वायर क्या करना है, ये जो आपको मीन स्क्वायर दिया इसका रूट डाल दीजिए, या तो फिर सिंपली आप वीआरएमएस लिख दीजिए। क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो पहले ही पेज में हमको कुछ फॉर्मूले जनरेट हो गए, लेकिन फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल जो आते हैं डिफिकल्ट नहीं रहते, 1 मार्क्स के होते हैं, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ डेफिनेशंस और कुछ बेसिक फॉर्मूले। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ऐसा ही सेम डेरिवेशन हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, जो पहला ही डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। अब यहाँ पर आपको डेरिवेशन नहीं करना है। अब डेरिवेशन क्यों नहीं करना है, सबसे पहली बात, इस डेरिवेशन की लेंथ बहुत ज़्यादा है। इतनी लेंथ ज़्यादा है कि कम से कम आपके 4 से 5 पेज यहाँ पर भर जाएंगे। इतना हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से समय भी जाएगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। और एक चीज़, इसको बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहाँ से जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो फॉर्मूला आगे आने वाले टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए हमको ये प्रेशर का फॉर्मूला ज़रूर पढ़ना है। तो सपोज करिए यहाँ पर हमें एक कंटेनर दिया है, कंटेनर में कोई गैस दी है, जस्ट सिमिलर टू हमारे पास जो गाड़ी है या साइकिल है उसके अंदर हवा फिलअप करते हैं। हवा फिल करने के बाद हमको वहाँ पर प्रेशर आता है, तो हम देखते हैं ना, बोलते मैकेनिक को भाई प्रेशर चेक करिए। तो प्रेशर चेक करना मतलब ये गैसेस क्या करती है, ये वॉल के ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट करती है। आई बात ध्यान में? आपको बताना है इस प्रेशर की वैल्यू कितनी है। तो डिराइव तो नहीं करना है, बट प्रेशर की डायरेक्ट वैल्यू हम निकालते हैं। तो P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS, ये बनता है इसका फॉर्मूला, जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है। वेयर रो क्या होगा, तो रो को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ द गैस। इसी का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी के ऊपर। तो अगर मैं गैस को बदल दूं, नाइट्रोजन की जगह कोई ऑक्सीजन डाल दूं, ऑक्सीजन की जगह समथिंग कोई ऑर्गन गैस डाल दो, तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, इट मीन्स प्रेशर भी चेंज हो जाता है। तो ठीक है, तो हवा भरते टाइम नाइट्रोजन फिल कर रहे, हवा या नॉर्मल एयर फिल कर रहे, दोनों का प्रेशर वेरी होता है क्योंकि डेंसिटी वेरी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। चलिए डालिए फॉर्मूला वहां पर। तो P इज इक्वल टू 1/3 m/v V स्क्वायर RMS, ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। और एक चीज, कैपिटल M क्या होता है,
तो हम बोल देंगे स्मॉल m इंटू एन, वेर कैपिटल M ये टोटल मास बोल देंगे, टोटल मास ऑफ द गैस, जिसी को मोलार मास भी बोला जाता है, और स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मान के ये चल रहे कि सारे मॉलिक्यूल एक जैसे, तो एक मॉलिक्यूल का मास मिल गया, इसका मतलब है सारे मॉलिक्यूल का मास मिल गया। और n जो होता है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। सपोज करिए मेरे पास इस कंटेनर में 10 मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल्स है, और हर एक का मास जो है वो 2 ग्राम है, तो मुझे टोटल मास कितना मिलेगा, तो हम बोल देंगे यहाँ पे 20 ग्राम मिलेगा। तो ये जो 20 ग्राम मिला मुझे, ये कैपिटल M मिला। M जो है वो 2 ग्राम है और N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये बनता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो इस गैस को मुझे फिलअप करना है और उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पे शो कर दिया। तो बेसिक फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो मैं बाकी फॉर्मूले में वहाँ पर डिराइव कर सकता हूँ। तो आई होप ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स है ये पूरा डिपेंड करता है इसी फॉर्मूले के ऊपर में। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शो दैट VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। कितने मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, तो हम बोल देंगे भाई 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे। मतलब RMS वेलोसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये इसका मतलब क्या होता है, एक बार फॉर्मूला डिराइव हो जाए फिर मैं आपको बताता हूं। सिंस प्रेशर exerted by the gas is given by क्या निकला प्रेशर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS। ये बेसिक फॉर्मूला बना। चलिए वैल्यू पुटअप करिए। देयरफॉर P इज इक्वल टू 1/3 रो की जगह M/V V स्क्वायर RMS। 3 और V को उधर भेज दीजिए, सो इट विल बिकम 3PV इज इक्वल टू MV स्क्वायर RMS। ये M को भेज दीजिए इस साइड में, तो V स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 3PV अपॉन M। ठीक है, तो देयरफॉर V RMS टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो कितना मिला 3PV अपॉन M। आ गया फॉर्मूला। फिर बोलना फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये सभी लोगों को पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो PV इज इक्वल टू nRT। पैरामीटर्स भी हमें पता है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M उसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो मान लीजिए फॉर N इज इक्वल टू 1 मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में 1 कर रहा हूँ, तो PV इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा RT। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ PV इज इक्वल टू RT, तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 PV की जगह RT अपॉन M। अब क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, 3 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास जो भी आप गैस भरोगे उसका जो मास रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये सारे पैरामीटर अगर मैं निकाल दूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T एज R एंड कैपिटल M R कांस्टेंट, 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T का मतलब है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, गैस को हीट करते हो, गैस को गर्म करते हो, गैस को हीट करने की वजह से वो जो एनर्जी है वो एनर्जी हमको मिलती है गैस मॉलिक्यूल को। ये देखिए आप यहाँ पे हीट किए, ये हीट एनर्जी कहाँ जाएगी, तो बोलना गैस मॉलिक्यूल्स को जाएगी। तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, और जोर जोर से भागना शुरू करेंगे। तो हमने क्या बढ़ा दिया, उसकी RMS स्पीड बढ़ा दी। कैसे बढ़ाया, हमने टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इसीलिए हम बोलते हैं VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो ये होता है हमारा 2 मास का डेरिवेशन। समझ में आया बेटा सभी लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ अगेन छोटे छोटे फॉर्मूले से एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, बट न्यूमेरिकल के काम के बहुत ज़्यादा है, तो आपको यहाँ से 4 से 5 फॉर्मूले डिराइव करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज
काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अगेन शुरुआत उसी फॉर्मूले से करना है प्रेशर के। सिंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज कितना मिला, P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS। ठीक है, सो P इज इक्वल टू 1/3 रो की जगह कितना आएगा, M/V V स्क्वायर RMS। ये 3V उधर भेज दीजिए तो बनेगा 3PV इज इक्वल टू MV स्क्वायर RMS। आई बात ध्यान में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ऊपर की जो इक्वेशन है, मतलब राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो देयरफॉर 3PV इज इक्वल टू MV स्क्वायर RMS इंटू 2/2। ठीक है, ये जो 2 है ये यहाँ भेज दीजिए, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर। तो 3/2 PV, अब इस 2 को आगे लेके आइए, हाफ MV स्क्वायर RMS। आई बात ध्यान में, बट काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना हाफ MV स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज डालिए, हाफ MV स्क्वायर की जगह काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू कितना आया, 3/2 PV। चलिए पहला फॉर्मूला आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितना आया, 3/2 PV। ये फॉर्मूला याद रखना, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिंस काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितना होता है, तो बोलिए 3/2 PV। तो पर यूनिट वॉल्यूम करना है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप यहाँ पर भी क्या करिए, इसको भी पर यूनिट वॉल्यूम कर दीजिए। क्या होगा, वॉल्यूम कैंसल। तो इसको एक नया नाम दे देता हूँ मैं, ये पूरा लिखने के बजाय काइनेटिक एनर्जी डैश कर देते, दैट इज इक्वल टू 3/2 P। तो यहाँ से V हट गया। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला भी समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू थर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल और पर किलो मोल। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सिंस यही से शुरुआत करिए जो मिला आपको। काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितना आया, तो बोलिएगा 3/2 PV। तो फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू कितना होता है, nRT। ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन आपको क्या बोला गया है, पर मोल निकालिए। इसका मतलब क्या होता है, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 PV इज इक्वल टू कितना आता है, RT। रखी वैल्यू, तो इसको काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए डबल डैश कर देते, जो कि पर मोल रहेगा। तो कितना मिलेगा, 3/2 RT। आई बात ध्यान में, तो मैंने पूरा ना लिखते हुए मैंने इसको एक थोड़ा सा इंडिकेशन कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी डबल डैश दैट इज इक्वल टू 3/2 RT। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल हुआ। ऐसे एक सिमिलर एक और फॉर्मूला बनता है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब पर मॉलिक्यूल कैसे करना है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू क्या करना है, 3/2 RT को डिवाइड करना है Na से। नाउ व्हाट इज Na, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, वेयर Na इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। आई होप सभी बच्चों को पता होगा एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे उसको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, नंबर्स हम सभी को पता है कि कितना होता है। तो आपको क्या करना है, R/Na की वैल्यू डालना है। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये बनता है 3/2 RT/Na। बट R/Na
जो होता है वो होता है के, या कुछ बुक में केबी भी दिया रहता है, कुछ बुक में के और कहीं पर केबी। केबी व्हाट, केबी को बोलते हैं हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये टर्मिनोलॉजी आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो अपने इस चैप्टर में भी आती है। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये आता है 3/2 kBT, ठीक है। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले मिले ये कहाँ मुझे काम में आएंगे, ये आएंगे हमें न्यूमेरिकल्स के काम में। तो जहाँ न्यूमेरिकल्स जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे फॉर्मूले मुझे काम में आएंगे, थ्योरी में आपको कोई नहीं पूछेगा। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आगे लेके जा रही है। ठीक, अभी तक का ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो बहुत ज़्यादा लेंदी था या बड़ा था, तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। नाउ इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पार्टीशन का मतलब होता है उसका डिवीजन। किसका डिवीजन करना है, तो हम बोल देंगे एनर्जी का डिवीजन करना है। तो हमारे पास जो होती है, तो पहले इसको डिफाइन करना है, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। दी डिवीजन of the kinetic energy into equal parts is the law of equipartition of energy। तो हमने कहा हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अलग अलग पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करी है। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, देखिए अब कैसे कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी जा सकता है, मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस भी जा सकता है, और मॉलिक्यूल अलोंग जेड एक्सिस भी जा सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आई बात ध्यान में। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अलोंग एक्स, वाई और जेड, और ये तीनों जगह जब काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हो रही है ये इक्वली डिवाइड हो रही है। इसको और एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT। अब कैसे लिखते हैं आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। 1/2 kBT सबको अगर ऐड कर दो तो मुझे मिल जाएगा 3/2 kBT। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यही होता है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब इसे यूज कहाँ करते हैं, तो यूज करने के लिए अगले टॉपिक्स पे जाना पड़ेगा हमको। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ गैसेस, क्योंकि यहां से अभी 2-3 टॉपिक जुड़े रहेंगे। टाइप्स ऑफ गैसेस कौन सी होती है, तो हम बोल देंगे एक होती है जो हमें पढ़ना है सिलेबस में, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस किसे बोलते हैं, दी गैस या दी गैसेस which has only one atom in it। देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल क्या, एटम। तो सिंगल एटम वाली जो गैस होती है उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस। जैसे इनर्ट गैसेस आप ले सकते हो एग्जांपल के लिए, ऑर्गन, नियॉन, ठीक है, ये सारी गैसेस जो होती है ये मोनो एटॉमिक गैस होती है। चलो इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये मोनो एटॉमिक गैस कुछ इस तरह से होती है। आगे क्या है, आगे है दूसरी गैस जो हमें पढ़ना है, तो उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक गैस। नाउ व्हाट इज डाई एटॉमिक गैस, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, द गैसेस which has 2 atoms in it। भाई जिसके अंदर में 2 एटम्स होते हैं उसको बोल देना है डायटोमिक गैस। कौन से होते हैं, तो बेसिक हमको पता है, O2, N2, H2, याद आया। तो यहाँ पर 2 लगाया गया है इसलिए इसको बोलते हैं डायटोमिक गैस। चलिए इतना पार्ट तो मुझे समझ में आ गया कि मोनोएटॉमिक गैस क्या होती है, डायटोमिक गैस क्या होती है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा टॉपिक है, ठीक है।
डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम मतलब तो अगर समझना है तो आज़ादी। डिग्री मतलब कितनी एक्सटेंट पे उसको आज़ादी मिल रही है। आज़ादी किस चीज़ की है भाई? आज़ादी जो है ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट की है, मॉलिक्यूल की पोजीशंस की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी पोजीशंस बताएंगे कि वो जो मॉलिक्यूल होगा, जो भी हमको गिवन होगा, वो किस एक्सटेंट तक मूव कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे, इट इज द एक्सटेंट एट विच मॉलिक्यूल कैन मूव, ठीक है। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर पोजीशन, जहाँ पे पोजीशन या आपको बुक में डेफिनेशन मिलेगी, कोऑर्डिनेट्स करके वो डेफिनेशन मिलेगी, जहाँ हम उसकी पोजीशन को शो करते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि मॉलिक्यूल कैसा मूव करता है इन सिंपल वर्ड्स। मैं सिंपल आपको वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ठीक है, अब इसमें और क्या है तो हमको पढ़ना है आगे टाइप्स ऑफ DOF। DOF का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन से होते हैं? तो पहला तो हम बोल देंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल मतलब जब मॉलिक्यूल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है, व्हेन मॉलिक्यूल मूव्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन। जब मॉलिक्यूल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है तो हम बोल देंगे भाई उसको ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। दूसरा तो बोलना है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशन मतलब मॉलिक्यूल रोटेट होता होगा, व्हेन मॉलिक्यूल्स रोटेट अबाउट देयर एक्सिस, अपने ही एक्सिस के अबाउट में मॉलिक्यूल रोटेट होता है, तो उसको बोल देंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक और होता है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां क्या लिखेंगे? व्हेन मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है तो उसको बोल देंगे कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ आती है? वो जो अब इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ गैसेस पढ़े वो क्या करते, अब इन क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करते। ये दोनों टॉपिक को, कौन से दो टॉपिक? मोनोएटॉमिक गैसेस, डायटोमिक गैस मतलब टाइप्स ऑफ गैसेस, और टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों को क्लब करते। अब क्लब करके आगे का टॉपिक देखते। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसेस। तो गैसेस का मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मोनो एटॉमिक गैस। अब मोनोएटॉमिक गैस इसके पहले देखे थे जिसमें सिंगल एटम होता है, तो हम लिखेंगे इट हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी जा सकता है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस भी जा सकता है, मॉलिक्यूल अलोंग जेड एक्सिस भी जा सकता है। तो DOF कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो बोलना 3 ट्रांसलेशनल। किसका? तो बोलना मोनोएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल 3 एक्सिस के अबाउट में जा सकता है। दूसरी गैस जो पढ़ी हमने वो थी डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक गैस में हमने पढ़े कि 2 मॉलिक्यूल्स होते, सॉरी 2 एटम्स होते हैं। अब वो 2 एटम कैसे जाएंगे? तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। सपोज करिए एक एटम यहाँ पर, एक एटम है यहाँ पर है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हो गए ये ऐसे भी जा सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपके तरफ में भी आएगा। तो हो गए 3 ट्रांसलेशनल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना आएगा? 3 ट्रांसलेशनल प्लस ये मॉलिक्यूल ऐसे भी तो घूम सकते हैं और ये मॉलिक्यूल ऐसे भी तो घूम सकते हैं, और साथ ही साथ में 2 रोटेशनल। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम
इसका बनता है 5। आई बात ध्यान में? तो डायटोमिक गैस में 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, कुल मिला के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनता है डायटोमिक गैस का? 5 बनता है। लेकिन यहां पर एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर इफ डायटोमिक गैस is heated, then it has additional vibrational degree of freedom। अगर मैं डायटोमिक गैस को हीट करता हूं तो हीट करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसमें एक एक्स्ट्रा और डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ जाता है, वो है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो DOF इज इक्वल टू क्या मिलेगा अभी इक्वेशन? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल, कुल मिला के कितना हुआ? 3 + 2 5 + 2 7, दैट इज 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां से हम 7 के बाद वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हटा देते, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया 7। लेकिन ये तभी यूज़ करना है जब आप गैस को हीट करोगे। अदरवाइज डायटोमिक गैस अगर बोले तो हमको कहाँ तक लिखना है? जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 बताता है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब इसके आगे चैप्टर को थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में लेके चलते, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जहाँ यूज़ किए, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को जहाँ पढ़े उसको हम यूज़ करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, और जो कि बनता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम से बहुत कुछ समझ में आ रहा है। सबसे पहले वर्ड समझते कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स टेंडेंसी टू डू द वर्क, या किसी चीज़ की कैपेसिटी, जैसे हम पढ़ाई करने की कैपेसिटी, कोई 1 घंटा कर सकता है, कोई 2 घंटे। खाना खाने की कैपेसिटी हर इसकी अलग होती है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है। उसी तरह से हर गैस की अपनी अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड में डिफाइन कर रहा हूँ। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द temperature of the gas by 1 degree Celsius और by 1 Kelvin। सपोज करिए कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई गैस हमको दे दी है। इस गैस का प्रेजेंट टेम्परेचर होगा मे बी 20 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है? इस गैस को हीट करना है सो दैट इसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए या 1 केल्विन से बढ़ जाए। तो 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लग रही है उस हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हर गैस के लिए अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉलिड की बात कर रहा हूँ, आयरन रॉड को गर्म होने के लिए अलग समय लगता है, वही कॉपर के रॉड को गर्म होने के लिए अलग समय लगेगा। हर सॉलिड की जैसी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उसी तरह से हर गैसेस की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। इसीलिए ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये वेरी करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो हमको इतनी चीज समझ में आ गई कि इसके मुझे क्या करना है, टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हीट लग रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद इसका फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला बनता है C = Q/m × डेल्टा T। Q क्या है? दैट इज हीट गिवन। M क्या होगा? तो बोलना मास ऑफ द गैस, और डेल्टा T तो बोल देना चेंज इन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बना Q/m × डेल्टा T। अब इस स्पेसिफिक हीट में और क्या पढ़ना है? तो हमको इसके टाइप्स पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, वैसे गैस को 2 टाइप्स की हीट होती है, हम ये भी बोलते हैं इसको। तो एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं CV,
और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को बोलते हैं सीपी। तो स्पेसिफिक हीट जब कांस्टेंट प्रेशर पे वर्कआउट करते तो बोल देना नाम सीपी, और स्पेसिफिक हीट जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्कआउट करते तो बोल देना सीबी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए भी एक रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन का एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, बट इस चैप्टर में हम नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि हमको थर्मोडायनामिक्स के कुछ कंसेप्ट लगते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़े नहीं है, इसलिए मेयर्स रिलेशन यहाँ पर हम डिराइव नहीं कर सकते। तो मेयर्स रिलेशन को हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज थर्मोडायनामिक्स में। तो क्या होता है मेयर्स रिलेशन? तो मेयर्स रिलेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो क्या होता है? तो बोलना सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। व्हाट इज आर? तो आर को बोलिएगा गैस कांस्टेंट। तो सीपी और सीवी का रिलेशन हमको मिल गया, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो ये होता है मेयर्स रिलेशन, जो कि डिराइव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब इसको पढ़ते एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट हेडिंग बनता है एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसमें हमको निकालना है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस के लिए रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं। अब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो देखते हैं आखिरी में। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस फॉर मोनो एटॉमिक गैस U इज इक्वल टू 3/2 RT। U क्या है? एनर्जी है। हमने इसके पहले टॉपिक में डिराइव कर चुके हैं, तो जो क्या आता था 3/2 RT। अब इसी को क्या करना है? हमें यूज करना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करिए तो क्या मिलेगा? du/dt that is equal to d/dt of 3/2 RT. Now what is du/dt? But du/dt is equal to CV। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहां से आया? ध्यान दीजिए, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़े? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। मान लीजिए ये जो Q है ये मेरा U होता है, एनर्जी, ठीक है। तो Q को ही मैंने U से इंडिकेट कर दिया। तो और M की वैल्यू अगर मैं 1 कंसिडर करता हूं तो देखो U अपॉन टी, तो U अपॉन टी क्या मिला मुझे? C, और ये C कौन सा है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देयरफॉर CV इज इक्वल टू, अब देखिए डेरिवेटिव हम कांस्टेंट का नहीं लेते, इसलिए 3/2 और R बाहर आ जाएंगे और क्या बचेगा? d/dt ऑफ t बचेगा। इसको कैंसिल आउट करिए तो CV इज इक्वल टू कितना मिला? 3/2 R। आई बात ध्यान में? अब आप यहां पर यूज करिए मेयर्स रिलेशन। फ्रॉम मेयर्स रिलेशन क्या होता है? मेयर्स रिलेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CP इज इक्वल टू कितना मिला? CV प्लस R। दैट इज इक्वल टू व्हाट इज CV? तो 3/2 R प्लस R, दैट गिव्स यू 5/2 R। चलिए CP की वैल्यू भी मिल गई। अब लेते हैं हम रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट को इंडिकेट करते बाय द लेटर गामा। तो गामा सिंबल याद रखना, और ये होता है CP/CV। अब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट आप डिफाइन करना तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इट इज अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज एट कांस्टेंट प्रेशर टू रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज CP? दैट गिव्स यू 5/2 R और ये 3/2 R। CV की वैल्यू R एंड R विल गेट कैंसल, 2 and 2 विल गेट कैंसल, तो कितना मिला? 5/3। तो गामा की वैल्यू मिल गई मुझे मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3। बड़े काम की वैल्यू है ये, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए।
और यहाँ पर आपको डिराइव करने के लिए भी, तो गामा मिल गया मुझे 5/3। ऐसा ही रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट आपको वापस निकालना है, किसके लिए? डायटोमिक गैस के लिए। तो सेकंड आता है डायटोमिक गैस। चलिए डायटोमिक गैस के लिए U कितना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाइए, मोनोएटॉमिक के लिए 3 था इसलिए 3/2 RT, डायटोमिक गैस के लिए 5, तो 5/2 RT। आई बात ध्यान में? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो कितना मिलेगा? du/dt दैट इज इक्वल टू d/dt ऑफ 5/2 RT। तो du/dt क्या होता है? अगेन CV होता है 5/2 और R बाहर निकाल लीजिए, d/dt ऑफ t, ये कैंसिल हो जाएगा, तो CV इज इक्वल टू कितना आता है? 5/2 R। अगेन फ्रॉम मेयर्स रिलेशन, बोलिए Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, तो Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। व्हाट इज CV? दैट गिव्स यू 5/2 R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 7/2 R। आगे दोनों वैल्यूज अब निकाल लीजिए गामा, तो देयरफॉर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मीन्स गामा की बात हो रही है यहां पर, तो कितना होगा गामा? दैट इज Cp/CV। व्हाट इज Cp? 7/2 R and that is 5/2 R. R and R will get cancelled, 2 and 2 will get cancelled, that gives you 7/5। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मोनो और चीज याद रखने के लिए तरीका, हमेशा ऑड नंबर्स आएंगे, ऊपर वाला नंबर 2 से बड़ा होगा, नीचे वाला नंबर 2 से छोटा होगा। तो जैसे डायटोमिक गैस के लिए 7/5, जिसपे मोनो एटॉमिक के लिए 5/3, दोनों को देखिए, दोनों का डिफरेंस 2 का है, तो ये याद रखने के लिए तरीका है। ठीक है, तो डायटोमिक गैस के लिए 7/5 और मोनो एटॉमिक गैस के लिए आएगा 5/3।